तो चलो बच्चों, हम अपना केमिस्ट्री के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो हम केमिस्ट्री के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं और हम अपना पेपर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो चलो, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा केमिस्ट्री का 31 है। 31 से हमारा केमिस्ट्री का सेक्शन शुरू हो रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो पहला क्वेश्चन हमारा 31 है। देखो, अ स्टूडेंट मेल्ट्स द आइस क्यूब एंड टेक इट्स वेट, देन फ्रीज द वाटर बैक इनटू आइस एंड अगेन वेट, द मास रिमेन्स द सेम बट द वॉल्यूम इज डिफरेंट इन प्रोसेस। देखो बच्चों, अब एक आइस क्यूब है, आइस क्यूब का हमने वेट लिया और उसको क्या किया, मेल्ट किया। देन उसके बाद फिर से उसको आइस बनाया और एक बार वेट लिया। तो दोनों जो हमने वेट लिया, तो दोनों जो वेट था वो हमारा सेम आ गया, बट जो हमारा वॉल्यूम था वो वॉल्यूम डिफरेंट आ गया। क्या गया? वॉल्यूम डिफरेंट आ गया। तो बिल्कुल सही है सर, हमारा आइस का जो वॉल्यूम होता है वो वाटर से ज्यादा होता है। क्या होता है? वाटर से ज्यादा होता है, ठीक है। देखो आगे देखो, if the student wanted to prove that this is a physical change, which additional evidence would be the most convenience। मतलब हमें फिजिकल चेंज के एविडेंस के बारे में पूछ रहा है, मतलब फिजिकल चेंज कौन बताता है, नीचे वाले ऑप्शन में से हमें ये ढूंढना, ठीक है। चलो देखो, हमारा पहला ऑप्शन बोल रहा है द डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर। तो हमें तो फिजिकल चेंज के बारे में ये नहीं बता रहा है, मतलब ये डेंसिटी के बारे में हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। चलो, अब ये तो नहीं हो सकता है। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन देखो, द प्रोसेस इज रिवर्सिबल विदाउट द फॉर्मिंग द न्यू सब्सटेंस। सर ये बिल्कुल सही बोल रहा है हमारा आंसर, क्योंकि देखो फिजिकल जो प्रोसेस होता है, देखो फिजिकल चेंज हमारा क्या होता है सर? फिजिकल चेंज में हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाता है। क्या होता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाता है। देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमारा शेप या हमारा स्टेट या हमारा वॉल्यूम चेंज होता है, बट जो उसका कंपोजिशन है वो सेम रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। तो देखो वही बोल रहा है, मतलब ये आइस और वाटर, देखो हमने आइस को वाटर बनाया, फिर वाटर को आइस बनाया, मतलब वाटर और जब आइस था तो उसमें H2O ही था, ठीक है। मतलब इसका कंपोजिशन सेम था, बट स्टेट चेंज हुआ था। ये सॉलिड स्टेट था, देखो ये सॉलिड, अब ये लिक्विड बन गया। सर इसका मतलब ये सॉलिड और लिक्विड हमारा स्टेट चेंज हुआ, बट ये फिजिकल चेंज है, नॉट अ केमिकल चेंज। देखो तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। तो ऑप्शन में हमारे पास द प्रोसेस इज रिवर्सिबल विदाउट फॉर्मिंग द न्यू सब्सटेंस, तो हमारा ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो देखो नेक्स्ट ऑप्शन, आइस इज कोल्डर, इसका भी कोई लेना देना नहीं है। बोथ स्टेट्स आर कंपोज्ड ऑफ H2O मॉलिक्यूल, ये सही बोल रहा है, लेकिन फिजिकल चेंज का एविडेंस देने वाला ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास, तो हमारा ऑप्शन बी निकल कर आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, an iron bridge near the sea show faster rusting compared to an iron gate in a dry rural area, which combination of factors is most responsible for this। तो हमें बोल रहा है बेटा कि समुद्र के किनारे में जो ब्रिज होता है वो ज्यादा फास्ट रस्टिंग होता है एज कंपेयर टू द ड्राई रूरल एरिया। तो ऐसा क्यों होता है, और अगर होता है तो उसके रिस्पॉन्सिबल कौन है? ये चार ऑप्शन में से कौन सा कॉम्बिनेशन है जो हमारा ब्रिज को रस्टिंग करने में रिस्पॉन्सिबल है? तो देखो सर, समंदर का जो एरिया होता है वो हमारा क्या होता है? हाई मॉइस्चर होता है। क्या होता है? हाई मॉइस्चर होता है। समंदर के पास जो हवा है उसमें हाई मॉइस्चर होता है, और उसके साथ साथ उसमें साल्ट भी होता है। क्या होता है? साल्ट भी होता है। मतलब समंदर के किनारे में जो हवा है वो हाई मॉइस्चर है, और उस हवा में थोड़ा सा साल्ट है। अब हवा में साल्ट कैसे? हवा में साल्ट नहीं है, बट जो उसके फोम आएंगे वो हवा में थोड़ा सा साल्ट मिक्स करेंगे, इसलिए हमारा देखो हाई ऑक्सीजन और लो मॉइस्चर, ये तो नहीं होगा सर, ये गलत होगा। हाई मॉइस्चर प्रेजेंस ऑफ साल्ट्स इन एयर, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि समंदर के किनारे हमारा जो एयर होता है वो हाई मॉइस्चर होता है, और वो हवा में हमारा थोड़ा साल्ट प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। तो देखो लो ऑक्सीजन लो मॉइस्चर, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है? इफ अ डिटर्जेंट सॉल्यूशन हैज 0.5 मोलार पर लीटर कंसंट्रेशन, ईच मॉलिक्यूल्स हैज अ मोलार मास ऑफ 600 ग्राम पर मोल, द टोटल मास ऑफ डिटर्जेंट इन 2 लीटर सॉल्यूशन। देखो हमारे पास क्या है? 2 लीटर सॉल्यूशन है। जो 2 लीटर सॉल्यूशन जो है उसका कंसंट्रेशन 0.5 मोल पर लीटर है। क्या है सर? 0.5 मोल पर लीटर, मतलब हमारा जो कंसंट्रेशन है वो पर लीटर के हिसाब से है। सो हमारे पास कितना सॉल्यूशन सर? 2 लीटर सॉल्यूशन। इसका मतलब पर लीटर क्या होगा सर? 0.5, मतलब 1 लीटर का होगा। अगर वो 0.5 दूसरे में भी होगा तो हमारे पास मोल क्या निकल कर आएगा? 0.5 मतलब हमारे पास 1 मोल निकल कर आएगा। सो 1 मोल है हमारे पास, तो मोलार मास कितना दिया है सर? हमारे पास मोलार मास देखो, मोलार मास, तो मोलार मास हमारे पास 600 ग्राम है। कितना है? 600 ग्राम। तो टोटल मास ऑफ डिटर्जेंट इन 2 लीटर, तो टोटल मास निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखो सर सिंपल है क्वेश्चन, टोटल मास निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ मोल उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे मोलार मास से। किससे? मोलार मास से। देखो मोल कितने हमारे पास सर? 1 मोल है, और इनटू में हमें क्या करना है? मोलार मास, तो 600, तो हमारा आंसर निकल कर आएगा 600 ग्राम। कितना? 600 ग्राम। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।
सो क्वेश्चन नंबर 34 हमारा नेक्स्ट केमिस्ट्री क्वेश्चन है। देखो अगर क्वेश्चन नंबर 34 हमें क्या बोल रहा है सर, ये असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। तो असर्शन क्या बोल रहा है, देखो argon is placed outside the overlapping region of the Venn diagram because it is a monoatomic element। सर हमारा असर्शन बिल्कुल सही बोल रहा है। क्यों, देखो अब ये जो अर्गन है वो अर्गन आउटसाइड है, कहां पे, ओवरलैपिंग एरिया की, मतलब ये जो हमारा एरिया है वो ओवरलैपिंग एरिया है। अगर ये ओवरलैपिंग एरिया है तो उसके आउटसाइड में हमारा अर्गन है, बिल्कुल सही। सर जब वो अर्गन मोनो एटॉमिक है तो फिर बिल्कुल सही है कि हमारा जो नोबल गैसेस होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, मोनो एटॉमिक गैस होते हैं, मतलब वो सिंगली एग्जिस्ट करते हैं। तो वो सही बोल रहा है कि मोनो एटॉमिक एलिमेंट है और वो आउटसाइड द रीजन ऑफ ओवरलैपिंग है, वो भी सही है। सर रीजन क्या है, देखो हमारा नोबल गैस एग्जिस्ट एज सिंगल एटम एंड डू नॉट फॉर्म मॉलिक्यूल्स अंडर अ नॉर्मल कंडीशन। सर रीजन भी बिल्कुल सही बोल रहा है। क्यों, तो नोबल गैस एग्जिस्ट इज सिंगल एटम, अभी मैंने बोला जितने भी नोबल गैस होते हैं वो सिंगल एग्जिस्ट करते हैं, वो कंपाउंड और मॉलिक्यूल फॉर्म नहीं करते नॉर्मल कंडीशन में। तो हमारा असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है। तो ऑप्शन में देखो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो बिल्कुल सही सर, हमारा आंसर करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है सर। अरेंज द फॉलोइंग मॉडल इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर प्रपोजल। सर सिंपल सा है, 8वीं 9वीं 10th क्लास 9th क्लास 8th क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं। तो देखो सिंपल है, हमें बचपन से पढ़ते हैं सर डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। जो हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ते हैं उसके बाद हम थॉमसन मॉडल पढ़ते हैं। सर थॉमसन मॉडल हमारा क्या होता है, हम उसको प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। क्या कहते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल। मतलब हमारा जो तरबूज होता है वो तरबूज का जो हमारा रेड रेड पार्ट होता है उसमें जो हमारा ब्लैक वाला सीड्स होता है, तो हमारा जे थॉमसन क्या बोलता है कि ये जो रेड पार्ट है वो हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा और उसमें से जो सीड्स है वो जो ब्लैक सीड्स है वो इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ऐसा तो अपना मॉडल बनाता है, हम वो थॉमसन मॉडल में पढ़ते हैं। ठीक है सर, उसके बाद हम रुदरफोर्ड मॉडल पढ़ते हैं, मतलब हमें न्यूक्लियर मॉडल बना के दिया था उसने, और उसके बाद हमें बोर मॉडल पढ़ते हैं। सर इसका मतलब हमारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होगा, देखो पहला तो हमारा 2 नंबर का आ जाएगा, कहां, फिर ऑप्शन में 2 नंबर का यहाँ है और यहाँ, मतलब ये आंसर गलत और ये भी गलत। सो 2 ऑप्शन में हमारे पास 2 है। सर उसके बाद 2 से हमारा फर्स्ट आ जाएगा, तो यहाँ पे तो 4 है, यहाँ पे फर्स्ट, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखने की भी जरूरत नहीं है सर, सिंपल सा क्वेश्चन था, देखने से भी आंसर पता चल सकता था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सर। कंसिडर द फॉलोइंग 2 रिएक्शंस। देखो हमें 2 रिएक्शंस दिए, अब 2 रिएक्शन में हमें पूछा क्या है, देखो आइडेंटिफाई व्हिच गैस विल बी इवॉल्व इन प्लेस ऑफ एक्स एंड वाई। मतलब 2 रिएक्शन दिए गए हमें और 2 रिएक्शन में एक्स और वाई के यहां पर क्या आएगा, कौन सा गैस आएगा, ये पूछा है। देखो बाय विच मेथड ऑफ मूवमेंट ऑफ गैस दे आर कलेक्टेड। तो पहले देखो हमारा एक्स के यहाँ पे और वाई के यहाँ पे कौन सा गैस आएगा। देखो हमारे पास दिया सर Fe+4H2, मतलब Fe एक मेटल है और मेटल जब भी किसी के साथ रिएक्ट करता है तो हमारा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। तो देखो उस तरीके से भी कर सकते हैं, और हमारा और एक तरीका है। देखो अब यहाँ पे क्या है सर, 3Fe है, 3Fe प्लस 4H2O है, बिल्कुल सही है। तो हमें क्या मिला, Fe3O4 मिला, बिल्कुल। अगर X यहाँ पे क्या होगा, देखो हमारे पास यहाँ पे 3Fe है तो यहाँ पर भी हमारे पास 3Fe होगा। सर देखो हमारे पास यहाँ 4 ऑक्सीजन है, मतलब 4 ऑक्सीजन है, बाकी क्या रहा सर, H2 है 4, मतलब 4 गुना 2 8, मतलब 8 हाइड्रोजन होना चाहिए। इसका मतलब हमारे पास 4H2, मतलब हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। क्या होगा, हाइड्रोजन गैस होगा। देखो नेक्स्ट रिएक्शन में क्या पूछा है, Fe3O4, तो यहां मैं लिखता हूं Fe3O4 प्लस 4CO, तो हमारे पास 3Fe आया और हमें Y पूछा है। सर देखो सिंपल है, यहाँ पे अगर 3Fe है तो यहाँ पर भी 3Fe है, बस यहाँ पे देखो 4 ऑक्सीजन यहाँ के और 4 ऑक्सीजन यहाँ के, मतलब 8 ऑक्सीजन बाकी है और 4 कार्बन। इसका मतलब अगर 4 कार्बन है और 8 ऑक्सीजन है तो क्या हो जाएगा, हमारे पास 4CO2 करके आएगा। मतलब देखो 4 गुना 2 8 ऑक्सीजन और 4 कार्बन हो गए। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे पास आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सिंपल है सर। तो हमारे पास X निकल कर आया हाइड्रोजन गैस और Y निकल कर आया कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो देखो अभी हमारे ऑप्शन में X की जगह पे हाइड्रोजन गैस कहां पे है सर, X कार्बन डाइऑक्साइड, ये गलत। सर ऑप्शन नंबर बी में है हाइड्रोजन, ठीक है सर। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एस वाला, तो गलत। ऑप्शन नंबर डी में भी हाइड्रोजन है सर, तो ऑप्शन नंबर बी और डी में हमें चेक करना है। तो देखो ऑप्शन नंबर एक्स हाइड्रोजन, तो वाई कार्बन डाइऑक्साइड, वाई कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों में भी वाई कार्बन डाइऑक्साइड दिया है, बिल्कुल सही है। तो देखो सर आगे हमें पूछा है मोमेंट ऑफ गैस, मतलब गैस का मोमेंट के बारे में पूछा। ठीक है, देखो हाइड्रोजन गैस हमारा क्या होता है, कहां गया, ये देखो हमारा हाइड्रोजन गैस क्या होता है, हल्का होता है। सर अगर हल्का होगा तो ऊपर जाएगा, अगर ऊपर जाएगा तो बाकी के नीचे जाएंगे, इसका मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट नीचे होगा। सर तो अपवर्ड होगा और डाउनवर्ड होगा, तो CO2 क्या होगा, तो CO2 सर मतलब हेवी गैस है तो नीचे जाएगा, तो बाकी लोग ऊपर जाएंगे। इसका मतलब हमें ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आएगा, बी वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट आएगा। क्यों, हाइड्रोजन गैस और डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट होगा और जो होगा ये अपवर्ड होगा, CO2 वाला। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर PQRST आर द सॉल्यूशन गिवन, आइडेंटिफाई देयर टाइप्स।
देखो बच्चों हमारे पास पी क्यू आर एस टी वाले सॉल्यूशन दिए और उसमें से हमें पहचानना है कि देखो पी सॉल्यूशन, टी सॉल्यूशन, क्यू सॉल्यूशन, आर और एस वो सॉल्यूशन के बारे में हमें बात करनी है। ठीक है, देखो चलो, अगर हमारे पास पी सॉल्यूशन दिया है उन्होंने साल्ट सॉल्यूशन, क्या दिया है? साल्ट सॉल्यूशन। और क्यू हमारे पास है मडी वाटर, मिल्क है, देन उसके बाद फॉग है सर, देखो। और टी वाला हमारे पास है मॉडर्न मेडिसिन दैट कैन बी इजीली अब्सॉर्ब बाय द बॉडी। ठीक है, तो देखो हमारे पास साल्ट सॉल्यूशन जो होता है, देखो हमारे पास साल्ट सॉल्यूशन जो होता है उसको हम ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीएस मतलब ट्रू सॉल्यूशन। तो ट्रू सॉल्यूशन कहां पे है? देखो पहला ही सॉल्यूशन जो हमारा साल्ट सॉल्यूशन है वो ट्रू सॉल्यूशन। तो ऑप्शन में हमारे पास ट्रू सॉल्यूशन सर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है, देन उसके बाद ऑप्शन नंबर सी में। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी तो कट गए। तो आगे देखो क्यू जो वाला है वो मडी वाटर है, इसका मतलब मडी वाटर जो होता है हमारा वो सस्पेंशन होता है। क्या होता है? सस्पेंशन। तो हमारे पास सस्पेंशन क्यू कहां पर है? देखो ए में भी है और सी में भी है, मतलब अभी तक सेम चल रहे दोनों। नेक्स्ट देखो मिल्क है, मिल्क क्या होता है? मिल्क एक कोलाइडल है। क्या है? मिल्क एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। मिल्क क्या है? एक कोलाइडल है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ कोलाइडल है। देखो अगर ए कोलाइडल है तो देखो आर वाला यहाँ पे भी इमल्शन, मतलब ए भी कोलाइडल है। तो अभी तक दोनों एकदम सेम चल रहे हैं, मतलब पी क्यू और आर। ठीक है, तो हम एस देखेंगे। अब ये फॉग है, फॉग देखो फॉग है क्या होता है? एक एरोसोल होता है, लेकिन देखो यहाँ पे भी एस एरोसोल और यहाँ पे भी एक एरोसोल, लेकिन ये जो एरोसोल होता है, देखो जो एस वाला एरोसोल होता है, तो मतलब जो फॉग होता है हमारा, फॉग वो क्या होता है? जो लिक्विड होता है वो लिक्विड इन गैस होता है, लिक्विड इन गैस होता है, तब हम इसको एरोसोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एरोसोल। तो देखो कहां पर है हमारा लिक्विड गैस? यहाँ पे गैस लिक्विड, यही गलत हो गया सर, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी निकल कर आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग अलॉय और मेटल एंड देयर प्रॉपर्टीज, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर। सो हमें गलत तो बताना है, जो इसमें से कौन सा पेयर गलत होगा। ठीक है, चलो देखते हैं। सर पहला पेयर हमें स्टेनलेस स्टील, गुड क्वालिटी, कंटेन्स आयरन, क्रोमियम एंड निकेल, हाई रेजिस्टेंट टू करोजन। बिल्कुल सही है, हमारा रेजिस्टेंस रोकने के लिए हम क्या करते हैं? इनका यूज करते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो माइल्ड स्टील जो होता है हम इसको कार्बन स्टील बोलते हैं। अब वो देखो निकल रिप्लेस्ड बाय मैग्नेज प्रोन टू क्रैक, मतलब ये बिल्कुल सही है, वो इजीली ब्रेक होता है। देखो गैलोनाइज्ड आयरन तो प्रोटेक्ट बाय अ थिन लेयर ऑफ जिंक, मतलब सही है सर। अगर हमें आयरन को रस्टिंग से बचाना है तो हम गैलोनाइजेशन प्रोसेस का यूज करते हैं, उसमें जिंक रहता है, बिल्कुल सही। देखो प्योर आयरन ऑप्शन नंबर 4 बोल रहा है, हार्डर एंड मोर ड्यूरेबल देन स्टेनलेस स्टील। सर इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि प्योर आयरन जो होता है वो सॉफ्ट होता है। क्या होता है? वो सॉफ्ट होता है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन निकल कर आएगा डी, मतलब इनकरेक्ट बताना हमें, तो इनकरेक्ट मतलब हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग मेटल्स विद द कैरेक्टरिस्टिक्स करोजन प्रोडक्ट। ये तो सिंपल है, 8, 9, 10 बच्चों को भी आ जाएगा। देखो सर आयरन होता है हमारा, आयरन क्या होता है? रेडिश ब्राउन लेयर होता है, मतलब वो ऑक्सीजन के साथ और मॉइस्चर के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो रस्टिंग हो जाएगी, और रस्टिंग क्या होता है हमारा? रेडिश ब्राउन लेयर। सिंपल है, फर्स्ट वाला सी कहां पर है? देखो ऑप्शन नंबर ए में और ऑप्शन नंबर डी में, ये दोनों तो कट गए। चलो कॉपर है, कॉपर क्या होता है? ग्रीनिश कलर का लेयर बनाता है, मतलब 2 का बी कहां पर है? सेकंड का बी ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, तो ये भी गलत, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारे पास निकल कर आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, ज्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं थी, हम देखकर भी उनको आंसर कर सकते थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस ओबे द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, मतलब हमारे जो पास लॉ होता है, मतलब लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, उसमें 2 लॉ है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इस हिसाब से कौन सा जो फॉलोइंग सब्सटेंस है, जो नीचे वाले दिए गए सब्सटेंस है, वो कौन कौन अपना लॉ फॉलो कर रहे हैं? कौन सा लॉ? कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाला। तो देखते हैं। देखो वाटर जो होता है हमारा एक केमिकल कंपाउंड है, इसका मतलब हमारा जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है वो एक कंपाउंड है, तो वो ओबे करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड भी एक केमिकल कंपाउंड है, तो ये भी हमारा लॉ फॉलो करेगा। देखो ब्रास एक अलॉय है, क्या है? ये एक अलॉय है, तो अलॉय मतलब कॉपर और जिंक का जो अलॉय है उसमें कॉपर और जिंक का प्रोपोर्शन वेरी करेगा, इसका मतलब वो कांस्टेंट प्रोपोर्शन में नहीं रहेगा। मतलब देखो आगे देखो मीथेन है, मीथेन भी एक केमिकल कंपाउंड है, इसका मतलब कार्बन और हाइड्रोजन का प्रोपोर्शन फिक्स रहेगा, तो ये भी हमारा लॉ फॉलो करेगा। स्टील फिर से अलॉय आ गया, इसमें भी वेरिएशन आएगा, इसका मतलब ऑप्शन हमारा पी क्यू देन एस, पी क्यू एस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट निकल कर आएगा, पी क्यू एस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। देखो हमें क्या बोल रहा है? विच ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट अवोगाड्रोस लॉ, वॉल्यूम वर्सेस नंबर ऑफ मोल, वॉल्यूम वर्सेस नंबर ऑफ मोल के बारे में पूछ रहा है। देखो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब टेम्परेचर और प्रेशर हमारा क्या है? कांस्टेंट है। देखो टेम्परेचर और प्रेशर जब कांस्टेंट रहेंगे, देखो टेम्परेचर और प्रेशर जब कांस्टेंट रहेंगे तब वैल्यूम हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से। मतलब जब ये कांस्टेंट रहेंगे, कौन? टेम्परेचर और प्रेशर। अब ये कांस्टेंट रहने के बाद जो हमारा वॉल्यूम का रिलेशन आएगा, किसका? वॉल्यूम का रिलेशन आएगा वो डायरेक्टली होगा किसके साथ? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के साथ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ। मतलब अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बढ़ेंगे, इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन शो कर रहे हैं। तो देखो
अब वॉल्यूम बढ़ेगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ेंगे, इसका मतलब हमारा ग्राफ जाएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा फ्रॉम ओरिजिन से। तो हमारा ऐसा कुछ ग्राफ आना चाहिए, तो हमारे पास ऐसा ग्राफ कहां पर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखो हमारे ग्राफ गलत है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास फर्स्ट निकल कर आएगा। ठीक है, आसान से क्वेश्चन है, बिल्कुल सही। अब ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ज्यादा समय नहीं, बस अपना क्वेश्चन सही है और क्वेश्चन ऑप्शन एलिमिनेशन के तरीके से हम अगर जाएंगे तो जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, देखो हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स हैव द सेम टोटल मास एज 1 HNO3 मॉलिक्यूल्स। देखो एक HNO3 मॉलिक्यूल का मास गेन करने के लिए कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स लगेंगे। ठीक है, देखो इसमें से हमें आसान सा क्वेश्चन है और वो सॉल्व करने का तरीका देखो, उन्होंने गिवन दिया है, क्या गिवन दिया है, हाइड्रोजन का मास दिया है, एटॉमिक मास 1 दिया है, देन उसके बाद ऑक्सीजन का उन्होंने मास दिया है 16 और नाइट्रोजन का सर उन्होंने दिया है 14। तो देखो बच्चों हमें ये गिवन है, हमें क्या है, ये गिवन है, तो सिंपल है। तब HNO3 इसका मास अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा, H का 1 आ जाएगा और N का कितना दिया है हमारे पास, देखो 14 दिया है, मतलब यहाँ पे 14 आ जाएगा। O मतलब वो 16 हो जाएगा, कितने O है 3, तो इसका मतलब 16 गुना 3 करेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 48। मतलब देखो ये 48, देखो ये 40 प्लस 48 प्लस इधर का 1 मतलब कितना हो गया, देखो 40 ये 50 और ये 58, तो 58 62 63 निकल कर आएगा। तो ये 63 हो जाएगा, किसका मास, HNO3 का मास। अगर HNO3 का 63 है तो हमारे पास 63 करने के लिए कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल लगेंगे, तो सर वाटर मॉलिक्यूल का मास क्या होता है, तो देखो H और O इतने हमारे पास नंबर ऑफ एटम है। तो एक हाइड्रोजन का मास कितना है 1, दूसरे का 1 और एक ऑक्सीजन का 16, मतलब 16 17 18, तो वाटर मॉलिक्यूल का मास 18 निकल कर आएगा। तो सिंपल है, हमें क्या निकालना है, टोटल मास निकालना है। तो टोटल मास क्या करेंगे हम, देखो जो हमारे पास 63 आया है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे, तो ये क्या आएगा हमारे पास आएगा 3.5 निकल कर आएगा। 3.5 आंसर का है हमारा ऑप्शन नंबर सी में। देखो तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सिंपल है, HNO3 का मास लिया, उसको हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मतलब ये 18 होगा, तो वाटर मॉलिक्यूल के मास से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3.5 मतलब 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर और एक हाफ लगेगा, इसका मतलब 3.5 वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास लगेंगे, किस लिए, 1 HNO3 मॉलिक्यूल का मास के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि इन एक्सपेरिमेंट सॉल्यूशन ए टर्न्स फिनोप्थिलीन पिंक। हमारे पास एक सॉल्यूशन ए है, वो जो सॉल्यूशन ए है वो क्या है, फिनोप्थिलीन, मतलब फिनोप्थिलीन एक इंडिकेटर है, क्या है, एक इंडिकेटर है, फिनोप्थिलीन एक इंडिकेटर है। तो इंडिकेटर हमारा पिंक में चेंज हो रहा है, इसका मतलब जब बेसिक सॉल्यूशन होगा तभी हमारा फिनोप्थिलीन इंडिकेटर पिंक में चेंज हो जाता है, तो इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन ए है वो बेस होगा, क्या होगा, बेस होगा। तो हमारे पास ए हमारा ये बेस है, अब ये भी बेस है, देखो तो ए भी बेस और ए भी बेस निकल कर आएगा। तो सिंपल है, अगर ये बेस ए वाले बेस हो जाएंगे तो आगे क्या पूछा, देखो सॉल्यूशन बी रिएक्ट विद ए टू फॉर्म व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो सॉल्यूशन बी वाला अगर ए से रिएक्ट करेगा तो व्हाइट पीपीटी कौन फॉर्म कर रहा है हम चेक करेंगे। ठीक है, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, तो देखेंगे हम पहले चेक करके। ठीक है, देखो अगर सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी रिएक्ट करेंगे तो यहाँ क्या होगा, देखो NaOH प्लस CuSO4। अगर NaOH प्लस CuSO4 है तो क्या हो जाएगा, देखो Na2SO4 प्लस CuOH (2). इसका मतलब अगर ये CuOH2 है तो ये व्हाइट पीपीटी तो बिल्कुल नहीं फॉर्म करेगा सर, मतलब हमारा फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। देखो सेकंड क्या बोल रहा है, KOH है हमारे पास, अगर KOH हमने CaCl2 के साथ अगर रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, देखो हमारे पास आ गया CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा प्लस 2KCl आ जाएगा, 2KCl। तो क्या होगा सर, ये तो हमारे पास मतलब लाइम वाटर है तो व्हाइट पीपीटी फॉर्म करेगा। ठीक है, मतलब हमारे पास ये भी है। तो देखो हम नेक्स्ट चेक करते हैं सर, AgNO3 ये तो सिंपल नहीं सर, ब्लैक, ये ब्लैक ब्राउन कलर का जो है वो पीपीटी शो करता है, मतलब ये नहीं आएगा व्हाइट पीपीटी में। हाँ देखो सर BaSO4 आएगा, मतलब देखो हमारा आगे एक रिएक्शन में इधर लिखता हूँ, थोड़ा सा रुको, इसको मैं इरेज करता हूँ। अगर मैं इसको इरेज करता हूँ तो देखो अगर मैंने BaOH टेकन ट्वाइस 2 प्लस H2SO4 को चेक किया तो क्या होगा, देखो BaSO4 बेरियम सल्फेट हो जाएगा, BaSO4 प्लस 2H2O हो जाएगा हमारे पास। चलो अगर 2H2 है मतलब हमारे पास BaSO4 सर बिल्कुल सही है, हमारे व्हाइट पीपीटी फॉर्म करके देगा, मतलब हमारे पास ऑप्शन नंबर डी और बी है। लेकिन ये जो होता है वो हमारा पार्शियल सोल्यूबल होता है और ये BaSO4 जो हमारा वो क्या होता है, इनसोल्यूबल व्हाइट पीपीटी देता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी
करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 44 वाला। देखो बच्चों, अगर क्वेश्चन नंबर 44 हमें क्या पूछ रहा है, लैबोरेटरी टेक्नीशियन प्रिपेयर 2 सॉल्यूशन, मतलब ये 2 सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहा है। एक टेक्नीशियन है, लैब टेक्नीशियन, वो हमारे पास 2 सॉल्यूशन प्रिपेयर करके दे रहा है। देखो सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट क्या है, सॉल्यूशन X हमारे पास 1 मोलार HCl है और सॉल्यूशन Y हमारे पास 1 मोलार CH3C डबल बॉन्ड OH करके दे रहा है। ठीक है, एक A बनाया और पहला HCl बनाया, ये 2 सॉल्यूशन हमारे पास निकल कर आएंगे। ठीक है, अगर 2 सॉल्यूशन बनाए तो ऑप्शन में देखो क्या बोल रहा है, देन विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर बोथ सॉल्यूशन। तो हमारे ये 2 सॉल्यूशन है, ये 2 सॉल्यूशन के लिए हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही होगा ये हमें पूछ रहा है। ठीक है, तो चेक करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट देखो, बोथ हैव सेम H पॉजिटिव आयन बिकॉज बोथ आर 1 मोल, मतलब देखो H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन दोनों का सेम बोल रहा है, बिल्कुल गलत है। क्यों, तो ये HCl जो होता है एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है मतलब वो कंप्लीटली आयोनाइजेबल है। क्या है, वो कंप्लीट आयोनाइज हो जाएगा, कंप्लीट आयोनाइज। तो इसका मतलब ये कंप्लीट आयोनाइज हो गया। सर ये जो है हमारा वीक एसिड है, क्या है ये, वीक एसिड। देखो बच्चों, अगर ये वीक एसिड है तो पार्शियली आयोनाइज होगा। क्या होगा ये, पार्शियली आयोनाइज हो जाएगा। अगर पार्शियली ये हो रहा है और कंप्लीटली हो रहा है तो दोनों का सेम आएगा क्या कंसंट्रेशन, बिल्कुल नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत हो जाएगा। देखो सेकंड वाला क्या बोल रहा है, X हैज हायर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव देन द Y, बिल्कुल से X वाला हायर होगा Y से। क्यों, वो कंप्लीटली डिसॉल्व है और ये पार्शियली है, मतलब वो कंप्लीटली आयोनाइजेबल है X वाला, तो हमारे पास वो ज्यादा होगा। तो X हायर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव देन Y बिकॉज X आयोनाइज कंप्लीटली एंड Y आयोनाइज पार्शियली। एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, बी आंसर करेक्ट निकल कर आएगा। ठीक है, चलो अगर नेक्स्ट ये देखो, अगर आगे का ऑप्शन देखा हमने तो Y हैज हायर, बिल्कुल गलत है, Y तो हमारा कम आएगा, तो ये भी गलत, ये भी गलत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो मेटल X react with dilute HCl from an aqueous solution compound XCl2 whose the pH less than 7 H2 gas. The same metal reacts with O2 from XO which neutralize the HNO3, then what is X? तो हमें X पूछा है। देखो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। सर X मतलब हमने अगर कैल्शियम को मान लिया तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम अगर X लिया तो HCl के साथ अगर ऐड करेगा तो CaCl2 बनाएगा। देखो CaCl2 बनाएगा, ठीक है। अगर मैग्नीशियम मेटल लिया मैंने तो MgCl2 बनाएगा। अगर Fe ले लिया मैंने तो FeCl2 बनाएगा। सर कॉपर तो रिएक्ट ही नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन अगर मतलब रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे हम मेटल की तो हाइड्रोजन इससे ऊपर आता है, तो ये हमारे हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। तो ऑप्शन हमारे पास 3 है। अब देखो हमें आगे क्या बोल रहा है, हुज pH इज लेस देन 7, तो pH लेस देन 7 इसका मतलब एसिडिक होगा। सर हमारा pH है तो pH क्या होगा सर, लेस देन 7 एसिडिक होगा और ग्रेटर देन 7 बेसिक होगा। तो हमें क्या बोल रहा है, लेस देन 7, तो ये CaCl2 तो न्यूट्रल होता है सर, MgCl2 भी न्यूट्रल, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास सी निकल कर आएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा एसिडिक होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। पिछला वाला क्वेश्चन एकदम आसान क्वेश्चन था, बस आपने को थोड़ा सा मेटल रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में पता होना जरूरी था। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कोल माइन प्रोड्यूस इग्नाइट। अगर कोल माइन लिग्नाइट को प्रोड्यूस कर रहा है तो देखो इट इज लेटर कन्वर्टेड टू कोक, मतलब अगर ये लिग्नाइट कोल माइन से प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको कन्वर्ट हम कोक में करेंगे। एंड यूज्ड इन ब्लास्ट फर्नेस, meanwhile मीथेन स्कैस फ्रॉम माइंस कॉजिंग सेफ्टी हैजार्ड्स, आइडेंटिफाई PQRS। तो हमें PQRS को पहचानना। ठीक है, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है सर। लिग्नाइट क्या होता है, एक टाइप ऑफ कोल है। तो हमारे पास 3-4 प्रकार के टाइप ऑफ कोल होते हैं, जैसे कि लिग्नाइट है, पीट है, बिटुमिनस है और एंथ्रासिन है। देखो अब ये लिग्नाइट जो होता है वो देखो लिग्नाइट हैज परसेंटेज ऑफ कार्बन, मतलब उसका लिग्नाइट में जो परसेंटेज ऑफ कार्बन होगा उसको हमें पूछ रहा है। देखो अगर लिग्नाइट में परसेंटेज ऑफ कार्बन की बात करेंगे तो ये 25 to 35% के करीब आएगा और थोड़ा सा लेस परसेंटेज ऑफ कार्बन कंटेनिंग होता है। तो देखो कुक इज यूज्ड एज अ, कौन सा, मतलब अगर ये कुक है तो हम इसको रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल के यूज करेंगे, वो पूछ रहा है। तो हमारे पास कुक जो होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो आगे देखो हमारे P आ गया 25 to 35%, मतलब देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है। ये तो गलत सर, ये तो सही है और ए भी गलत, मतलब ऑप्शन नंबर ए और सी में हमें देखना है। ठीक है, तो आगे देखो हमने कुक यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट, इसका मतलब क्यों हमारा आंसर करेक्ट आ जाएगा, ये तो गलत है, इसका मतलब सी भी गलत, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। फिर भी उसके आगे देखो, अगर मीथेन इज फ्यूल विथ मॉलिक्यूलर मास, मतलब देखो मिथेन इज अ क्लीन गैस होता है और क्लीन फ्यूल होता है, सॉरी। तो देखो मॉलिक्यूलर मास 16 सही तो बोल रहा है सर। देखो कार्बन, ए हाइड्रोजन, ए हाइड्रोजन, ए हाइड्रोजन, अगर ए हाइड्रोजन तो कार्बन का कितना 12 और 4 हाइड्रोजन का 4, तो कितना आ जाएगा, ये 12 और 4 16 हो जाएगा। तो मास हमारा एस का 16, तो ऑप्शन नंबर एस हमारा, सॉरी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही है। तो देखो हमें
अगर ए भी पता नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे ए आंसर मतलब ए ऑप्शन से भी आंसर निकल कर आएगा। देखो फर्स्ट वाले से तो निकल कर आएगा, अगर ये भी पता नहीं है तो देखो ए थर्ड वाले से भी आंसर हम इजीली पता कर सकते थे। देखो अगर हमें सारे के सारे ऑप्शन पता नहीं है तो एक दो भी पता होंगे तो हम ऑप्शन को सही कर सकते हैं। क्यों कि हमारा एलिमिनेशन टेक्निक यूज करके उस क्वेश्चन को हम सही कर सकते हैं। देखो हमें मीथेन तो पता ही था, उसका मॉलिक्यूलर मास भी पता था, तो हमारे पास 16 एक ही जगह पे दिया है वाला, तो ऑप्शन हमारा पहला ही करेक्ट होने वाला था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 47 क्या पूछ रहा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ हार्डनेस ऑफ ग्रेफाइट, कुक एंड डायमंड। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। ठीक है, देखो अगर डायमंड है हमारा नेचुरल ऑकरिंग हार्डेस्ट सब्सटेंस है बेटा, तो सबसे पहले डायमंड आएगा, इसका मतलब ये भी गलत और ये भी गलत। ऑप्शन नंबर सी और बी में हमें चेक करना है। देन उसके बाद कुक और ग्रेफाइट, तो कुक आएगा और ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट निकल कर आएगा। चलो सिंपल सा क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ नहीं था उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सर देखो आईयूपीसी बेस्ड क्वेश्चन है, क्या है आईयूपीसी बेस्ड क्वेश्चन है, हमें आईयूपीसी का नाम पूछ रहा है। देखो आईयूपीएसी जो होता है वो एक इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है, जो हमारे कंपाउंड को नाम देने का काम करता है। सही से मतलब जो प्रॉपर नेमिंग प्रॉपर नंबरिंग होती है और प्रॉपर प्रायोरिटी ऑर्डर होता है, इस हिसाब से हम आईयूपीसी यूज करके नाम देते हैं। देखो हमें क्या पूछा है सर, हमारे पास स्ट्रक्चर दिया है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2। देखो हमें CH को एक CH3 लगा दिया है और उसके बाद CH2 CHO। देखो इस प्रकार का कुछ स्ट्रक्चर हमारे पास है, तो उसका आईयूपीसी नोमेनक्लेचर हमें करना है। देखो बेटा मतलब अगर हम आईयूपीसी की बात करेंगे तो फर्स्ट हमें पैरेंट चेन को सिलेक्ट करना है। अगर पैरेंट चेन को सिलेक्ट करना है तो देखो फंक्शनल ग्रुप और पैरेंट चेन हमें इंपॉर्टेंट है। तो देखो हमें अगर नोमेनक्लेचर करना है तो एक फार्मूला, मतलब फार्मूला तो नहीं बोलेंगे बट एक ट्रिक है। तो देखो उसका नाम है FMLSA। FMLSA से हम उसका नामांकन सोड़ा कर सकते हैं। कैसे? देखो पहले तो हमें फंक्शनल ग्रुप को देखना है और फंक्शनल ग्रुप को ही नंबर 1 देना है। तो फंक्शनल ग्रुप भी हमारे पास कौन से देखो एक है और एक है, इसका मतलब हमारे पास एक अल्डिहाइड है। क्या है? अल्डिहाइड है और एक कीटोन है। क्या है? कीटोन। सर आप दोनों में से किसको नाम देना है और किसको सॉरी नंबर 1 देना है, तो हम अल्डिहाइड को देंगे, प्रायोरिटी अल्डिहाइड को देंगे। ये 2 हो जाएगा, ये 3, ये 4 और ये 5 और ये 6। सर अगर हम एक नंबर यहां से शुरू करेंगे तो हमारा पैरेंट चेन कितने कार्बन का बन रहा है? सर 6 कार्बन। इसका मतलब अगर 6 आएगा तो हम इसको हेक्सा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हेक्सा। तो 6 कार्बन होते हैं हेक्सा। देखो हमें हेक्सा कहां दिख रहा है? यहाँ पर है पेंटाल, मतलब ये तो गलत है। ए हेक्सा है, ए हेक्सा है, हेक्सा, मतलब एक ऑप्शन तो हमारा कट गया, एक ऑप्शन तो हमारा कट गया। देखो अब देखो FMLA से क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप को पहला नंबर देना है, देन मल्टीपल बॉन्ड, अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो फिर मल्टीपल बॉन्ड, देन लॉन्गेस्ट चेन और साइड चेन, और अगर सब्स्टिट्यूएंट सेम हो तो फिर अल्फाबेट के ऑर्डर से जाना है। तो देखो FMLA से यूज करके तो हमारे पास स्ट्रक्चर क्या है, ये देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन वाला, इसका मतलब पैरेंट चेन हमारा हेक्सा आने वाला है। देखो अल्डिहाइड है तो अल्डिहाइड में हम क्या करेंगे, Al हमारा प्रीफिक्स रहेगा, और कीटोन के लिए देखो यहाँ पर 5th नंबर के कार्बन पर हमारे पास कीटोन है, हम इसको ऑक्सो बोलेंगे। तो देखो 1 2 3 थर्ड नंबर पे एक मिथाइल लगा हुआ है, तो 3 मिथाइल कहाँ है? देखो 3 मिथाइल यहाँ पर भी है सर, ये 4 मिथाइल ये भी कट गया, ये 5th मिथाइल ये भी कट गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट निकल कर आएगा। देखो वहां पे भी 3 मिथाइल है, 5 ऑक्सोपेंटानॉल, मतलब 5 कार्बन दिया है और यहाँ पे 6 कार्बन। बाकी देखो यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5 ऑक्सो, यहाँ पे भी 3 मिथाइल, यहाँ पे भी 3 मिथाइल, बट पैरेंट चेन में गलती कर दिया, यहाँ पे पेंटेन और यहाँ पे हेक्सेन, तो मतलब 6 नंबर का कार्बन है, पैरेंट चेन है, तो हम उसको हेक्सानॉल बोलेंगे। क्यों? अल्डिहाइड की वजह से Al लगा, तो इसलिए देखो 3 मिथाइल 5 ऑक्सोहेक्सानॉल, मतलब Al जो है वो अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप की वजह से आया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। Which पेयर करेक्टली लिंक्स प्रोसेस एंड केमिकल प्रिंसिपल? सर कौन सा पेयर हमारा करेक्ट हो जाएगा? ठीक है, चलो देखो केमिकल प्रिंसिपल, तो देखो ये पहला जो पेयर है वो टेफ्लॉन कोटिंग फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन ऑफ C2H4। देखो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। देखो क्यों? देखो अगर हमें ये ऊपर के 3 भी पता नहीं तो देखो सोप मेकिंग जो होता है वो एस्टरिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड्स लिखा हुआ है, सर सोप जो होता है वो सैपोनिफिकेशन होता है, तो हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। देखो एनोडाइजिंग मतलब प्लेटिंग ऑफ सिरेमिक लेयर ऑफ सिरेमिक लेयर ऑन एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम नहीं एल्यूमिनियम ऑक्साइड होना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। देखो पाउडर कोटिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, भैया ये भी गलत हो, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं, यहाँ पे हीट इन्वॉल्व होता है, तो ऑप्शन नंबर ये भी गलत, तो एक ही ऑप्शन बचा, तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट निकल कर आएगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट। सर 50 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास आ गया। पेशेंट इज एडमिनिस्टर्ड रेडियो एक्टिव ट्रेसर दैट इमिट्स गामा रेज, कौन से? गामा रेज, एंड हैज हाफ लाइफ ऑफ 6 आवर्स, What will be the percentage of radioactive remaining after 24 hours? सिंपल सा क्वेश्चन है सर, हमें हाफ लाइफ पहले निकालना है और उसके बाद रिमेनिंग परसेंटेज निकालना। ठीक है, देखो कैसे निकालेंगे इसको। सर पहले तो हमें हाफ लाइफ निकालेंगे। हाफ लाइफ हमारे पास n होता है, तो देखो n क्या होता है सर? n हमारे पास आएगा, हम इसको ऐसे निकालते हैं, और टोटल टाइम
टोटल टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। तो टोटल टाइम कितना है हमारे पास, देखो द टोटल टाइम हमारे पास 24 आवर्स, कितना 24 आवर्स डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ कितना है 6 आवर्स। देखो एज हाफ लाइफ 6 आवर्स, इसका मतलब ये आएगा, तो देखो ये क्या आएगा, तो हमारे पास इसका आंसर 4 निकल कर आएगा। तो देखो हमें ये तो पता चल गया, लेकिन रिमेनिंग परसेंटेज निकालना है। तो देखो रिमेनिंग परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे, तो रिमेनिंग परसेंटेज हम यहां निकालेंगे। रिमेनिंग परसेंटेज थोड़ा इधर लिखते हैं मैं, रुको इससे ही नहीं हो रहा है, ठीक है इधर लिखता हूं, ठीक है। देखो अब हमें रिमेनिंग परसेंटेज निकालना है। देखो रिमेनिंग परसेंटेज हमारा कैसे निकल कर आता है सर, उसका फार्मूला होता है 1/2n इंटू में 100%। तो देखो हमारे पास 4 तो आया है सर, अब हमें इस फार्मूले को यूज करके रिमेनिंग परसेंटेज निकालेंगे। सिंपल है सर, देखो 1/2 अगर है तो n का वैल्यू हमारे पास 4 है, इंटू में 100 तो क्या आ जाएगा सर 1, इसका मतलब ये 16 इंटू 100 आ जाएगा। तो देखो ये क्या आएगा सर, ये आएगा सर 0.0625 इंटू में 100। तो बेटा हमारे पास आंसर क्या निकल कर आएगा, तो 6.25%। तो 6.25% हमारे ऑप्शन में कहां पर है, देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। सिंपल था, हमारा n निकाला टोटल टाइम और हाफ लाइफ लेके, उसके बाद हमने रिमेनिंग परसेंटेज का फार्मूला यूज करके हमारा आंसर निकल कर लाए हम 6.25%। हमारे 24 आवर्स रिमेनिंग परसेंटेज हो जाएगा आफ्टर 24 आवर्स, ठीक है। तो देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो कॉम्बिनेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फूड एडिटिव्स कैन प्रूव हैजार्डस टू द बॉडी। सिंपल क्वेश्चन है सर, कौन सा कॉम्बिनेशन हमारे बॉडी के लिए हैजार्डस है, तो देखो सिंपल है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। क्यों, देखो सोडियम बेंजोएट अस्कॉर्बिक एसिड, जब सोडियम बेंजोएट अस्कॉर्बिक एसिड मतलब विटामिन सी के साथ कंबाइन करेगा तो बेंजीन बनाता है, क्या बनाता है, बेंजीन बनाता है, और ये हमारा कार्चिनोजेन होता है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा, उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द ब्राउन कलर इज कैरामल डेवलप्स प्राइमरली थ्रू। देखो हमारा ब्राउन कलर का कंसेप्ट है सर, ब्राउन कलर किस वजह से हमें आता है थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है। देखो कैरामलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन शुगर एंड प्रोटीन, ये तो गलत हो जाएगा। देखो पायरोलाइज ऑफ सुक्रोज टू कार्बन, देखो ये भी आंसर हमारा गलत हो जाएगा। देखो पॉलीमराइजेशन ऑफ डिहाइड्रेटेड शुगर फ्रैगमेंट्स, तो क्या होता है, हमारा जो शुगर होता है उसको हिट करेंगे तो क्या होता है, फ्रैगमेंट में छोटे छोटे पार्टिकल्स में थोड़ा क्या होता है वो टूटता है, और वो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में टूटता है, तो वो छोटे छोटे फ्रैगमेंट फिर से पॉलीमराइज होकर एक लार्ज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करते हैं, और उसी लार्ज कंपाउंड कॉम्प्लेक्स की वजह से हमारा ब्राउन कलर शो होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये भी गलत, मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट निकल कर आया। क्यों, तो अगर शुगर को हम हिट करेंगे तो फिर वो क्या होगा, हाइड्रेटेड इसमें छोटे छोटे फ्रैगमेंट में टूट जाएगा, और छोटा छोटा फ्रैगमेंट पॉलीमराइज होके एक साथ लिंक होके एक लार्ज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तैयार करेगा, और वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ही होगा जो रिस्पॉन्सिबल होगा हमारा ब्राउन कलर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, देखो आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान, केमिस्ट्री में सबसे आसान क्वेश्चन लगता है। देखो एन आयन X+3, एक आयन है X+3 वाला सर। आयन्स हमारे पास दो होते हैं, देखो पहले तो आयन समझो क्या होते हैं। आयन्स हमारे पास दो होते हैं, एक होता है कैटायन और दूसरा होता है एनायन। क्या होता है, एनायन। कैटायन का मतलब पॉजिटिव सर, आयन का मतलब नेगेटिव। तो देखो आगे देखो, इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन एलिमेंट हुज एटॉमिक मास नंबर इज 27 एटॉमिक मास नंबर दिया है, और एटॉमिक नंबर 13 दिया है सर। तो देखो एटॉमिक नंबर 13, एटॉमिक मास नंबर 27, तो क्या पूछा है, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन इन X+3 रिस्पेक्टिवली। तो X+3 ये आयन है, उसमें हमारे पास प्रोटॉन पूछा है, इसमें हमारे पास न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा है, ठीक है। सिंपल है सर, देखो हमें गिवन क्या क्या दिया है, हमारे पास गिवन डाटा क्या क्या है, एटॉमिक नंबर दिया है, क्या दिया है, एटॉमिक नंबर। सर एटॉमिक नंबर कितना है हमारे पास, एटॉमिक नंबर 13 दिया है, कितना, देखो एटॉमिक नंबर 13, ठीक है। एटॉमिक मास नंबर भी दिया है, एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर भी दिया है। एटॉमिक मास नंबर कितना दिया है, 27 दिया है। देखो एटॉमिक मास भी है। देखो एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब यहां लिखता हूं, देखो एटॉमिक नंबर, देखो शॉर्ट में लिखता हूं थोड़ा, एटॉमिक नंबर को हम कैपिटल Z से इंडिकेट करते हैं। तो देखो कैपिटल Z क्या हो जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, मतलब जितने प्रोटॉन होंगे उसका एटॉमिक नंबर होगा। तो एटॉमिक मास नंबर क्या होगा, देखो 27 दिया है, सिंपल है सर। अगर हमारे पास एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास नंबर है, तो देखो एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन आएंगे 13 प्रोटॉन। देखो प्रोटॉन तो पूछ लिया हमें, मतलब 13 कहां है, देखो यहाँ तो फर्स्ट वाला 13 आना चाहिए, ये गलत,
ये भी गलत। चलो 2 ऑप्शन हमारे पास बाकी है, मतलब ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी से हमें चेक करना है, ठीक है। सो एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन होता है और प्रोटॉन की संख्या हमारे पास कितना दिया है, 13 दिया है, तो 13 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा है सर, इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस में इलेक्ट्रॉन दिया मैंने, प्लस बोलने से मतलब इज इक्वल टू बोल दो, क्योंकि सही हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रॉन होगा तो देखो सर x +3 है, तो अगर एटॉमिक नंबर 13 है तो उसमें से +3 है, इसका मतलब देखो अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद 2 पॉजिटिव, और अगर 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो 3 पॉजिटिव। इसका मतलब x 3 पॉजिटिव है, तो देखो 13 में से 3 इलेक्ट्रॉन गए होंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन बाकी है, तो ठीक हो। देखो 13 के बाद 10 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट होगा। सॉरी, देखो और देखते हैं सर न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे। देखो न्यूट्रॉन के बारे में अगर बात की जाए तो फिर एटॉमिक मास नंबर माइनस करो, मतलब 27 - 13 कितने हो जाएंगे, 14, तो 14 न्यूट्रॉन्स कहाँ है, देखो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आसान सा क्वेश्चन था, बस x3 अगर भी देख लिया तो 13 था तो प्रोटॉन था, और प्रोटॉन 13 तो इलेक्ट्रॉन भी 13, बट +3, इसका मतलब 13 में से अगर 3 गए तो 10 इलेक्ट्रॉन बाकी थे, और अभी हमारे पास 27 मास था तो उसमें से 13 माइनस करने के बाद 14 हमारे न्यूट्रॉन्स थे, तो सिंपल है 13, 10 और 14 आंसर हो जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो 54 क्वेश्चन नंबर हमारे पास, देखते हैं। चूज द करेक्ट ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स हैविंग द ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड इन कार्बन एटम। एकदम आसान सा क्वेश्चन, देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन को अब क्लास 8, 9, 10, 11, 12 सब क्लास के बच्चे इजी से और आराम से कर पाएंगे, क्यों, तो सब पढ़े होते हैं सर कि कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन में डबल और कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो देखो कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड है, तो हमें ट्रिपल बॉन्ड पहचानना है, ठीक है। देखो प्रोपेन है हमारे पास, तो पहला प्रोपेन, तो प्रोपेन क्या है सर, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। प्रोपेन का मतलब होता है 3 कार्बन, क्या होता है, 3 कार्बन, तो इसका मतलब प्रोपेन एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर ये सैचुरेटेड है इसका मतलब क्या होगा, इट कंटेन ओनली अ सिंगल बॉन्ड, इसका मतलब है सैचुरेटेड है तो ये बस सिंगल बॉन्ड होंगे इसके अंदर, क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड, तो ये डबल और ट्रिपल का तो मामला ही नहीं बनेगा, ठीक है, तो ये आंसर तो नहीं आएगा। देखो हमें ट्रिपल बॉन्ड पूछा है, इथाइन सर, देखो अब इसके पहले एक मैं बात आपको बताता हूं, अगर सिंगल बॉन्ड होगा, देखो अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो हम उसको ANE बोलेंगे, अगर डबल बॉन्ड होगा इसको ENE यूज करेंगे। तो देखो अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो YNE बोलेंगे, ठीक है। देखो प्रोपेन तो हमारा सिंगल बॉन्ड हो गया, देखो इथाइन का मतलब देखो इथ मतलब 2 कार्बन, तो देखो और 2 कार्बन है और YNE है, इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, तो देखो ऐसा निकल कर आएगा, C ट्रिपल बॉन्ड C, हम इसको H अगर लगाएंगे तो चलेगा, इसको हम एसिटिलीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एसिटिलीन बोलते हैं हम इसको। तो देखो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे हमें दिखने में आया, देखो इथाइन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। देखो प्रोपाइन है हमारे पास, फिर से 3 कार्बन है, और YNE है, प्रोप मतलब 3 कार्बन, YNE मतलब ट्रिपल बॉन्ड, तो ये भी हो जाएगा। देखो इथिन है, इथिन मतलब 2 कार्बन ईथ वाले, और ENE, तो ENE देखो मैंने इधर लिखा है ENE मतलब डबल बॉन्ड, तो हमारा ए भी गलत, तो आंसर हमारे पास Y और Z किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, तो ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास इथाइन और प्रोपाइन में नजर आ रहे हैं, तो फिर हमारा ऑप्शन Y और Z मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो 55, देयर आर 3 टेस्ट ट्यूब PQR कंटेनिंग सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट। देखो 3 टेस्ट ट्यूब है हमारे पास, उसमें एक है जिंक सल्फेट, दूसरा है सिल्वर नाइट्रेट और तीसरा है फेरस सल्फेट रेस्पेक्टिवली। If small pieces of copper are added to each test tube, then in which test tube solution will turn blue? देखो हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब है, एक है P वाली, दूसरी है Q और तीसरी है R। तो ये पहला और ये दूसरा और ये तीसरा टेस्ट ट्यूब है। तो पहला टेस्ट ट्यूब हमारा क्या है, हमारा तो जिंक सल्फेट, इसका मतलब ZnSO4 है। सर Q में क्या है, सिल्वर नाइट्रेट, सो AgNO3 हो जाएगा। और R क्या है बेटा हमारे पास, तो फेरस सल्फेट है, FeSO4 आएगा, FeSO4 आएगा। तो देखो अब ये 3 टेस्ट ट्यूब है, ये 3 टेस्ट ट्यूब में हमने एक स्मॉल पीस ऑफ कॉपर ऐड किया है। अगर कॉपर ऐड करने के बाद ऐसा कौन सा टेस्ट ट्यूब होगा जो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, टर्न्स ब्लू हो जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं, अगर हमारे पास कॉपर है तो जिंक सल्फेट के साथ देखो ZnSO4 है, तो कॉपर रिएक्ट करेगा क्या बेटा, बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों, अगर हमने मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज अगर पता होती तो ये क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व होता। कैसे, देखो सर हमारे पास मेटल रिएक्टिविटी सीरीज होती है, देखो मैं आपको बताता हूं, का ना चा मागुन आली झाली फरार सून परभ नीला, हे देवा कुटे
आहे चांदी सोन्याचे प्लेट पीटी। देखो बेटा, अब ये ट्रिक है, अब ये मराठी में ट्रिक है। देखो, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, हमारा जिंक यहां पर है, ठीक है। देन उसके बाद आयरन, टीन, लीड और हाइड्रोजन, कॉपर। तो कॉपर यहां पर है हमारा, तो कॉपर अगर यहां है तो जिंक हमारा कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो हमारा कॉपर जिंक को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो ये हमारा रिएक्शन नहीं होगा। तो पहला जो टेस्ट ट्यूब है वो कौन सा है, पी वाला, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। देखो अब हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट, एजी है सर, एजी, देखो कॉपर ऊपर है, एजी नीचे, इसका मतलब कॉपर एजी को रिप्लेस कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है, तो ये रिएक्शन होगी। तो टेस्ट ट्यूब क्यू में हो रहा है। देखो सिल्वर नाइट्रेट के बाद फिर से आ गया सर फेरस सल्फेट, तो एफ ऊपर है और कॉपर नीचे, इसका मतलब ए भी रिएक्शन नहीं देगा, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास बी निकल कर आएगा। क्या निकल आएगा, बी निकल कर आएगा, ठीक है। तो करेक्ट, आसान सा क्वेश्चन था। मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज देखो, कौन सा मेटल हाई रिएक्टिव और कौन सा मेटल लेस रिएक्टिव है, उसमें से हमें डिस्प्लेसमेंट हो सकता है कि नहीं देखना था, और हमें रिएक्शन करके हमारा ऑप्शन सही करना था। तो टेस्ट ट्यूब क्यू वाला जो है वो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन अ क्लोज सिस्टम 10 ग्राम ऑफ CaCO3 decomposes to form 5.6 ग्राम ऑफ CaO and x ग्राम ऑफ CO2, व्हाट इज x? तो हमें x पूछा है सर, बिल्कुल सही है। ये जो हम 10 ग्राम ऑफ CaCO3 और 5.6 ग्राम ऑफ CO है, वो देखो हमारे पास एक लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो क्या बोलता है, रिएक्टेंट साइड का मास, रिएक्टेंट साइड का जो मास होता है वो इक्वल होना चाहिए प्रोडक्ट साइड से। किससे, प्रोडक्ट साइड से, मतलब प्रोडक्ट साइड का जो मास है उससे। देखो रिएक्टेंट मतलब अगर 10 ग्राम यहाँ पे हमारे पास है रिएक्टेंट साइड में, तो प्रोडक्ट साइड में भी 10 होना चाहिए, लेकिन कितना है 5.6। सिंपल सा क्वेश्चन था, 5.6 तो देखो कितना कम है सर, 5.4 मतलब 4.4, तो 4.4 ग्राम आंसर निकल कर आएगा। देखो कहां पर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बहुत आसान था, देख के पता चलता था, इधर 10 है तो इधर भी 10 होना चाहिए था, मतलब 5.6 है तो 4.4 ग्राम हमारा x निकल कर आएगा, व्हाट इज x, ठीक है। देखो सिंपल था, 10 और 10 करना था, 10 होता तो हमारा करेक्ट हो जाता, बट इधर 5.6 ग्राम दिया है, तो कितना बाकी था, तो 4.4 बाकी था, तो x हमारा a निकल कर आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, Which of the following statement is incorrect? गलत कौन सा है हमें पता करना है, ठीक है। देखो, the valency of a ferric ion Fe3+ is 3, बिल्कुल सही, एकदम करेक्ट बोल रहा है। Avogadro's number is, ये भी सही बोल रहा है, 6.022 into 10⁻23, ये बिल्कुल सही, ये दोनों भी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। देखो, the law of constant proportion applies only to gas, ये गलत है भैया, क्यों? देखो हमारा जो law of constant proportion होता है वो गैस के लिए भी होता है, सॉलिड के लिए भी होता है और लिक्विड के लिए भी होता है, तो उन्होंने बस only to gas बोला है, इसका मतलब ये आंसर गलत हो जाएगा। देखो नीचे वाला, water of crystallization is part of crystal structure, ये सही है, बट हमारे पास इनकरेक्ट पूछा है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब ये गलत है तो हमें गलत ही पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है तो हमारे पास सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट सीक्वेंस फॉर अ रेडियोएक्टिव डिके सीरीज। देखो करेक्ट सीक्वेंस पूछा है, ठीक है, तो करेक्ट सीक्वेंस पूछा है तो क्या होगा, देखो तो हमारे पास क्या है, 238 यूरेनियम से हमें कहां जाना है, देखो 234 थोरियम में गया, तो इसका मतलब देखो 38 से 34 मास नंबर में चेंज आ गया, मास नंबर डिक्रीज हो गया 4 से, कितना 4 से, तो हमारा यहाँ पे अल्फा हो जाएगा। देखो अल्फा 38 से 34 हो गया, तो देखो आगे वाला स्टेप क्या है, आगे वाला स्टेप थोरियम से हमारे पास Pa34 हो गया, देखो TH से हमारा Pa तक गया और वहां पे 34 और यहाँ पे भी 34, इसका मतलब मास में कोई बदलाव नहीं है, बस ये देखो यहाँ पे एटॉमिक नंबर में चेंज आ गया, यहाँ पे चेंज आ गया। देखो यहाँ पे अगर चेंज आ गया इसका मतलब मास नंबर सेम है और एटॉमिक नंबर में बदलाव, तो देखो फिर यहाँ से व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप इन्वॉल्व, हमें ये नेक्स्ट स्टेप पूछा है, तो अभी इस पे फोकस करना, ठीक है। देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है सर, फिर से 234 यूरेनियम में आया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो यूरेनियम आया था 4 से कम हो गया था, इसका मतलब 244 से TH थोरियम में गया था, तो देखो यहाँ पर भी 230 हो जाएगा, है कि नहीं, 230, मतलब देखो 4 से ये भी मतलब ये अल्फा डीके हो जाएगा। अगर अल्फा डीके होगा तो सिंपल है सर, यूरेनियम है कितना 234, तो हम यहाँ से कहाँ गए TH 230 में गए, तो हमारे पास ए निकल कर आएगा कि हेलियम 42, ऐसा कुछ हम बोल सकते हैं, लेकिन हमारे पास आंसर क्या करना है हमें, देखो 230 मतलब ये जो 4 से कम होगा, देखो क्या होगा अल्फा डिके टू फॉर्म 230, तो अल्फा हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, देखो यहाँ पे 38 से 34 में गया था और 4 एटॉमिक मास नंबर कम हो गया था, तो यहाँ पर भी देखो ये 34 है तो 34 से 30 हो गया तो अल्फा ही होगा, तो अल्फा डिके थोरियम 230, तो ये आंसर होगा हमारा, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस।
आसान सा क्वेश्चन है सर। और एक आसान क्वेश्चन बच्चों के लिए, जो अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। देखो एटॉमिक रेडियस है, एटॉमिक रेडियस, तो एटॉमिक रेडियस हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो हमारे पास क्या क्या दिया, देखो सोडियम है पॉजिटिव, मैग्नीशियम है सर 2 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम है 3 पॉजिटिव और F है माइनस में। तो देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम बात करेंगे तो ये सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज निकल कर आएंगे। कैसे, देखो सोडियम है, सोडियम पॉजिटिव है तो हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन थे। देन उसके बाद Fe है, तो Fe इसका मतलब हमारे पास 9 माइनस है ना, ये तो फिर ये 9 था, अभी 9। देन उसके बाद मैग्नीशियम है हमारे पास, तो मैग्नीशियम क्या हो जाएंगे 12 इलेक्ट्रॉन। एल्यूमिनियम क्या हो जाएंगे, ये तो +2 में है, ये +3 में है, देखो ये 13। तो हमारे पास देखो ये 11 थे लेकिन एक पॉजिटिव आ गया तो कितना इलेक्ट्रॉन बन गया 10 इलेक्ट्रॉन। देखो ये 9 था, बस F एक माइनस चार्ज लेके चल रहा है तो इसका मतलब एक ऐड हो जाएगा, तो 9 + 1 तो इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। देखो फिर मैग्नीशियम +2 में, तो देखो मैग्नीशियम में 12 थे तो 2 प्लस इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करे, तो देखो क्या हो जाएगा 12 में से अगर 2 निकाल देंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। देखो एल्यूमिनियम 13 इलेक्ट्रॉन थे तो 3 पॉजिटिव है, इसका मतलब 3 पॉजिटिव होगा तो फिर से 10 इलेक्ट्रॉन। देखो सारे 10 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, इसका मतलब हम इसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सॉरी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। देखो एक मिनट, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, आइसो मतलब सेम इलेक्ट्रॉन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बन जाएंगे। लेकिन हमें क्या पूछा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस अगर बताना है तो मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताता हूं सर। कैटायन और एनायन हमें दिख रहे हैं, देखो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, तो हमेशा क्या होता है, देखो एनायन जो होता है वो माइनस होता है, एनायन जो होता है माइनस होता है, और माइनस हमेशा लार्ज इन साइज होता है। क्या होता है, लार्ज इन साइज देन ओरिजिनल एटम, मतलब ए ओरिजिनल एटम। देखो अगर ये F है तो ए F माइनस, तो F वाला बड़ा या F माइनस वाला, तो सर माइनस है, इसका मतलब एनायन है तो इलेक्ट्रॉन गेन क्या होगा, तो F से बड़ा F माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे हम पॉजिटिव को कैटायन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कैटायन बोलेंगे। अगर कैटायन होता है तो फिर बोलेंगे सर कैटायन आर ऑलवेज लेस इन साइज, यहाँ पर क्या था लार्ज इन साइज और यहाँ पे स्मॉल इन साइज और लेस इन साइज देन ओरिजिनल एटम। मतलब ओरिजिनल एटम से हमारा पॉजिटिव वाला क्या हो जाएगा, कम साइज का हो जाएगा। देखो कैसे, अगर ये सोडियम है तो सोडियम से हम अगर सोडियम पॉजिटिव में गए तो सोडियम बड़ा हो जाएगा, सोडियम पॉजिटिव छोटा हो जाएगा। क्यों कि सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया। देखो हमारे पास सोडियम है अगर, और सोडियम में हमारे पास ऐसे 3 ऑर्बिट है, तो 3 में से मैंने एक लॉस कर दिया तो क्या बन जाएगा, सोडियम पॉजिटिव बन जाएगा। तो यहाँ पर बस 2 ऑर्बिट ऐसा बच जाएगा, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं। तो क्या हो जाएगा सर, ये 3 था ये 2 था, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद उसका साइज कम हो गया। तो सिंपल है, जो ज्यादा पॉजिटिव होगा उसका साइज सबसे कम होगा, जो ज्यादा नेगेटिव होगा उसका साइज सबसे ज्यादा होगा। तो सिंपल है, हमें क्या दिया है, देखो सोडियम पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Al+3 में है, F माइनस में, तो माइनस वाला ओरिजिनल एटम से सबसे ज्यादा साइज में होता है, तो F माइनस सबसे आगे आएगा। तो F माइनस कहां है, देखो F माइनस ऑप्शन नंबर ए में है और ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर बी गलत, ऑप्शन नंबर सी गलत, तो ऑप्शन नंबर ए में F आ गया है। चलो ठीक है, अब देखो सारे के सारे पॉजिटिव वाले, लेकिन +1, +2 और +3 है, तो ज्यादा पॉजिटिव वाला सबसे छोटा होगा, इसका मतलब एल्यूमिनियम सबसे छोटा होना चाहिए। तो कहां है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीशियम, देखो सोडियम बड़ा है किससे, मैग्नीशियम +2 से, और मैग्नीशियम +2 बड़ा है एल्यूमिनियम +3 से, तो ऑर्डर हमारा करेक्ट निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, ये डी वाला भी गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 60। देखो स्टेटमेंट जैसे स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड क्या, देखो वॉशिंग सोडा Na2CO3 10H2O रिमूव्स परमानेंट वाटर हार्डनेस। ये परमानेंट वाटर हार्डनेस क्या होता है, एक सोल्यूबल साल्ट होता है कैल्शियम मैग्नीशियम का, उसकी वजह से आता है। तो देखो स्टेटमेंट 2 में क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट 2 में बोल रहा है कि इट रिएक्ट्स विद कैल्शियम +2 टू फॉर्म इनसोल्यूबल कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब CaCO3, बिल्कुल सही बोल रहा है। ये Ca+2 जो होता है वो हमें MgCl2 या CaSO4 या CaCl2 से रिएक्ट करके ये CaCO3 बनाता है, और हमारा क्या करता है, देखो अब देखो स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड, ये दोनों के बारे में ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट, बिल्कुल सही बोल रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा, ये बाकी के गलत हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों देखो ये भी सही बोल रहा है और ये भी सही बोल रहा है, इसका मतलब ये दोनों स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों करेक्ट है, और जो सेकंड वाला है वो फर्स्ट के बारे में सही बात कर रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
ठीक है, चलो तो यहाँ पर हमारा केमिस्ट्री का सेक्शन खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।